हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गिरधर। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि घर लेना है सर, घर लेना है, घर लूं या रेंट पे रहूं, किस में ज़्यादा फायदा है। खुद का एक घर ले लूं, 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है, लोन लेना पड़ेगा होम लोन, या फिर कोई रेंट पे घर ले लूं। दोनों को अगर मैं 20 साल के बाद तपासूं तो किस में ज़्यादा फायदा है। कैलकुलेशन वाला वीडियो है, लाइव कैलकुलेटर आपके लिए बना है। ये लाइव कैलकुलेटर मैं सबको देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो कैसे मिलेगा ये कैलकुलेटर, इसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा कि कैलकुलेटर को कैसे यूज किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेटर पर चलते हैं। लाइव डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हमारे सारे वीडियो के अंदर हम लाइव डिस्कशन करते हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। कैलकुलेशन दिखाते हैं ताकि आपका दिमाग में घुस जाए और ये सारी चीज आपको लाइफ टाइम याद रहे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई ऐसे मतलब आपके एरिया के अंदर मान लीजिए 50 लाख का प्रॉपर्टी का प्राइस है और हम ये 20 साल के लिए ले रहे हैं। पूरा एनालिसिस जो करेंगे 20 साल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे 20 साल, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब इसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले बाइंग वाला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात करता हूँ। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 50 लाख रुपए ले लें, तो ये हो गए 50 लाख रुपए। अब जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 10% डाउन पेमेंट रहता है जनरली, तो हम यहाँ पे डालेंगे 10% डाउन पेमेंट। 10% कितना होता है सर? 10% होता है 5 लाख रुपए। 50 लाख का 10%, 3 2 5, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा, देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगी कि जब आप घर बाई करते हो, 10% डाउन पेमेंट देते हो, तो आपका टोटल होम लोन कितना बनता है? 45 लाख रुपए का। उसके ऊपर मान लीजिए आप होम लोन लेने जाते हैं कोई अच्छी बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से, बीओबी के अंदर बात करते हैं, 9% इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 9% देना पड़ेगा। अब 9% के हिसाब से आपका एक्चुअल ईएमआई बनेगा 40,488 रुपए। अब ऐसा समझ के चल रहा हूं कि अगर आप 50 लाख का घर ले रहे हैं, मतलब आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपका टैक्स सेविंग भी होगा। तो टैक्स सेविंग का स्लैब भी मैंने यहाँ पे डाला है कि आप 30% टैक्स स्लैब में अगर आते हैं तो आपका एक्चुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 6.3% हो जाएगा। यानी कि ये होम लोन आपको 6%, 6.3% पे पड़ेगी। तो आपका इफेक्टिव ईएमआई कितना हो जाएगा? 33,000 रुपए, ठीक है ना। आप 40,000 रुपए ईएमआई है अभी यहाँ पे, उसके अंदर से अगर टैक्स का रिबेट जो आपको टैक्स मिलता है वो माइनस कर देते तो 33,000 रुपए में आपको इफेक्टिव ईएमआई जो है वो पड़ने वाला है। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा? 34,25,000 रुपए आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 45 लाख की आपकी ये प्रॉपर्टी है, 45 लाख आपने लोन लिया है, प्लस 34 लाख का इंटरेस्ट आपको पे करना है। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। अब इसके ऊपर अगर बात करें आगे कि ये ना मैंने प्रॉपर्टी तो ले ली, लोन ले लिया, अब इसके ऊपर मेरा मंथली मेंटेनेंस भी आएगा। तो 1000 रुपए में मेंटेनेंस पकड़ के चल रहा हूँ, हालांकि ज्यादा ही रहता है, लिफ्ट वगैरह का खर्चा रहता है, पर 1000 रुपए पकड़ के चलते हैं और हर साल उसमें 5% का इंक्रीमेंट लेते हैं। तो 20 साल के अंदर आपका टोटल मेंटेनेंस अराउंड 4 लाख हो जाएगा। अब ये सब चीजों को मैं जोड़ दूं, आपका जो डाउन पेमेंट था 5 लाख रुपए, आपने 45 लाख का जो लोन लिया, प्लस उसके ऊपर आपने होम लोन का इंटरेस्ट जो दिया, प्लस ये जो मेंटेनेंस है, टोटल प्रॉपर्टी आपको पड़ी कितने में? 28,22,000 रुपए। ये फिगर याद रखिएगा, 28,22,000 में टोटल प्रॉपर्टी पड़ी 50 लाख रुपए की। अब ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। 20 साल के बाद क्या वैल्यूएशन होने वाली है वो हमको बात करनी है। अब ऑन एन एवरेज देखोगे इंडिया के अंदर, ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बढ़ती है 3% से लेके 6% बढ़ती है। इससे मतलब ये एवरेज है। कोई ऐसी जगह होगी जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी अच्छी बढ़ती है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंटल ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वहां पे ज्यादा रिटर्न मिलता है। 10%, 15%, 20% भी मिलता है। जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह में जहां पे नए नए सिटीज अभी चालू हो रहे हैं, जहां पे कोई नया एयरपोर्ट खुलने वाला है, तो वो एरिया में ज्यादा बढ़ता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करोगे, कोई सिटी लोकेलिटी, आप सूरत या बड़ौदा या आप बॉम्बे का ऐसा एरिया जहां पे डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है, वहां पे अगर आप घर ले रहे हो तो आपका 3 से 5% या 6% प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। मैं यहाँ पे 6% पकड़ के चल रहा हूं, 6% प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपकी जो फाइनल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 88 लाख आपने इन्वेस्ट किया, टोटल आपका हो जाएगा 1.6 करोड़ 20 साल के बाद। अब आपने कितना इन्वेस्ट किया? 88 लाख। आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 साल के बाद कितना हो गया? 1.6 करोड़। यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट जो हुआ 72 लाख रुपए हुआ 20 साल के बाद, अगर आप घर खरीदते हो 50 लाख रुपए वाला। अब दूसरा पहलू की भी बात कर लेते कि मान लीजिए मैं ये घर नहीं खरीदता हूं, 72 लाख मेरे को नहीं चाहिए, मैं घर नहीं खरीदता हूं और मैं रेंट पे रहता हूं, तो क्या असर होगा, क्या फर्क पड़ेगा और 20 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे बचेंगे? चलिए वो कैलकुलेशन यहां पे है। अब वो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा मंथली रेंट।
अगर आप प्रॉपर्टी बाई नहीं कर रहे हैं तो आप कितने रेंट देने वाले हैं वही सेम प्रॉपर्टी का। मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ 20,000 रुपये, ज़्यादा ही है वैसे, बट फिर भी हम लोग 20,000 पकड़ के चल रहे हैं। अगर आप बॉम्बे वगैरह में जाओगे तो 1 BHK का आपको 20-25,000 रुपये तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिड रेंज सिटी अगर देखोगे, टायर 1 नहीं देखोगे, टायर 2 टायर 3 के अंदर देखोगे, तो आपको 15-20,000 में आराम से 2 BHK का घर मिल जाता है। तो 20,000 मान लीजिए यहाँ पे, और टैक्स स्लैब आपका जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिए, यही टैक्स स्लैब है या HRA स्लैब जो भी बोलते हैं। तो आपको इफेक्टिव मंथली रेंट पड़ेगा 14,000, क्योंकि आपका जो HRA है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अब एनुअल रेंट कितना होता है? 1,68,000 रुपये। ये जो 14,000 जो फाइनल आपका इफेक्टिव EMI आया या मंथली रेंट आया, उसका 12 × 12 कर दीजिए, तो 1,68,000 आपको साल का देना है। अब एनुअल रेट इंक्रीज, आपका जो एनुअल या रेंट जो है वो हर साल भी तो बढ़ेगा, 6% उसमें भी बढ़ा लेते हैं, हर साल में 6% बढ़ेगा। तो आपका टोटल रेंट 20 साल में आपने कितना पे किया? 61,079 रुपीज, सॉरी 61,80,000 रुपीज, 61,80,000 रुपीज आपने 20 साल में रेंट पे कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। बट थोड़ा सा और चीज देखिए, अब आप यहां पे रेंट पे रह रहे हैं तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ 20 साल में 61 लाख या 62 लाख पकड़ लीजिए, 62 लाख का रेंट दे दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन आपके कितने पैसे बच गए वो देखिए। अब जैसे मान लीजिए घर बाई करते तो आपको 5 लाख तो चले जाते यहाँ पे एडवांस में, डाउन पेमेंट में, वो 5 लाख पहले बच गए। अब जब आप नया घर के अंदर जाते तो 1 लाख का फर्नीचर, रिपेयरिंग, पेंटिंग वगैरह कॉस्ट करा लेते, तो वो दोनों चीज पहले पकड़ लेते कि वो जो 5 लाख और 1 लाख जो यहाँ पे आपके बच गए, जो यहाँ पे नहीं देने, वो 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट के मेरे बच गए। और मैंने मान लीजिए कि जब नया घर में अंदर में जा रहा हूं तो मैं कुछ पेंटिंग वगैरह इधर उधर करा रहा हूं, तो उसके मान लो मैं 1 लाख रुपए पकड़ लेता हूं कि ये मेरे टोटल 6 लाख रुपए बच गए, ये 6 लाख रुपए मेरे बच गए। तो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि मेरे पास जो 6 लाख रुपए जो मुझे यहाँ पे देने पड़ते बट यहाँ पे अभी मेरे पास पड़े हैं, उसको मैं एक लमसम कर दूंगा म्यूचुअल फंड के अंदर, कुछ नहीं देखूंगा, वो जो ये 6 लाख रुपए मैं इसको लमसम कर देता हूँ। इसके अलावा आपके पास क्या बच गया? इसके अलावा आपके पास बच गया एक बड़ा अमाउंट। अभी देखिए, आप यहाँ पे एक्चुअल EMI कितना देने वाले थे? 40,000 रुपये, प्लस ये एक मिला दोगे तो 41,000 रुपये, ये चलो छोड़ दो, 40,000 रुपये आप देने वाले थे। अभी आप यहाँ पे रेंट कितना दे रहे हैं? 20,000, तो आपके 20,000 तो बच गए, मतलब 20,000 तो मंथली आपका नहीं जाना है, खाली 20,000 ही यहाँ पे जा रहा है। तो वो जो 20,000 रुपये बचा, कितना 40 माइनस ये करोगे तो 21,468 रुपये, ये जो 21,468 रुपये बचा उसकी भी SIP कर दो। तो यहाँ पे 2 चीज हो गए, एक ये 6 लाख जो पड़े हैं उसका लमसम कर दो, इसकी SIP कर दो। अब मैं यहाँ पे रिटर्न गिन रहा हूँ सिर्फ 12%, बहुत ही नॉमिनल रिटर्न गिन रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में 20 साल पे तो काफी अच्छा 18-20% का रिटर्न भी मिल जाता है, बट हम एकदम नॉर्मल रिटर्न गिन रहे हैं 12%। 12% के हिसाब से जो आपका 6 लाख है वो 20 साल पे 58 लाख बन जाते, और आपका जो 21,000 का जो EMI चल रहा है या SIP जो चल रही है वो बना के देती है आपको 2.12 करोड़। टोटल आपके बन जाए 2.70 करोड़, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2.70 करोड़ यहाँ पे बन गए। अब ये 2.70 करोड़ से आप ये जो रेंट आपने पे किया है 62 लाख, उसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 करोड़ रुपए बचेंगे 20 साल के बाद। यहाँ पे कितने बच रहे हैं? 72 लाख, यहाँ पे कितने बच रहे? 2 करोड़। अब फायदा किसमें है? 1.3 करोड़ का फायदा मुझे यहाँ पे है अगर मैं रेंट पे रहता हूं तो। अब आप क्या इसे इधर सजेस्ट करेंगे? अब देखिए सिनारियो कैसे चेंज होता है, सिनारियो यहाँ पे चेंज होता है। अगर आप प्रॉपर्टी जो बाई कर रहे हैं उसका जो ग्रोथ है, एप्रिसिएशन है, या उसका जो रिटर्न है, अगर वो बढ़ जाए, अगर ये यहाँ पे बढ़ जाएगा, मान लीजिए 6% है, अगर मैं मान लो इसको 8% कर देता और इसको हम 8% अगर कर लेते हैं तो आप देखिए सिनारियो पूरा चेंज हो गया। ये 72 लाख से सीधा हो गया 1.44 करोड़ का सेविंग हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 2 करोड़, ये 1, तो खाली 60 लाख का डिफरेंस हो गया। अब मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी आपको अगर रिटर्न अच्छा बना के दे दिया और यहाँ पे एयरपोर्ट आ गया जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ले ली, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 10% की रेट से बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो रेंट वाला ऑप्शन है उससे ज़्यादा रिटर्न ये दे दे। तो प्योरली डिपेंड करता है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, वो प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन है वो कितना फास्ट या कितना तेजी से हो रहा है, वो आपकी एरिया में वो प्रॉपर्टी के दाम पिछले 10 साल 20 साल में किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, वो आपको नक्की करना पड़ेगा। ये कैलकुलेटर में सारी चीज आप डाल के अपने खुद के लिए भी एनालिसिस कर सकते हो कि आपको घर लेना चाहिए या भाड़े पे रहना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करता हूं कि एक खुद का घर होना जरूरी है, लेकिन बार बार नए नए घर को चेंज करते रहना हितावह नहीं है। आपके ये जो बड़ा कॉर्पस है ना, ये नहीं बन पाएगा। आपको रिटायरमेंट के लिए कुछ कॉर्पस चाहिए, वही रिटायरमेंट का पैसा अगर आप घर के अंदर डाल दोगे तो आपकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है
आपने एक घर ब्लॉक कर दिया 50 लाख 55 लाख या 88 लाख रुपीस का। अब जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी कि आप इसमें से 2-3 लाख रुपए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, आपको पूरा घर ही बेचना पड़ेगा। और वो घर बेचने में कितना टाइम जाएगा, 6 महीना, 1 साल, 5 साल। तो उसको लिक्विडिटी नहीं बोलते। लिक्विडिटी कहाँ है कि जहां पे पैसा मेरा है, मुझे जब भी चाहिए इमीडिएटली 4-5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या आधे घंटे के अंदर वो पैसा मेरे को मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी आपको यहां पे मिलेगी, यहां पे नहीं मिलेगी। इसलिए एक घर ले लो, सफिशिएंट, अपने फैमिली के हिसाब से बहुत हो गया। उससे ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो घर के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर मत करो। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ऐसा आने वाला है कि आप लैंड परचेज कर रहे हो ना, कोई लैंड परचेस कर रहे हो या कोई शॉप परचेस कर रहे हो, तो शॉप परचेस कर पे रेंट पे लगा दूं वो ज़्यादा फायदेमंद है, या वही जो पैसा है उसको मैं SIP कर दूं तो ज़्यादा फायदा है। ऐसा एक दूसरा वीडियो भी मैं बना रहा हूं, उसके लिए भी कैलकुलेटर बना रहा हूं। ये जो कैलकुलेटर है ना, ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा, फ्री में मिलेगा, सबको मिलेगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिख रही होगी जहां पे मेरी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख रहा है। व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ये जो कैलकुलेटर है उसकी लिंक में डालने वाला हूं, वहां से आप फ्री में ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ करना है, ये एडिटेबल नहीं रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो ऑरेंज वाले या जो येलो वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं वहीं पे आपको सिर्फ अपना डेटा डालना है, बाकी सब लॉक रहेगा ताकि कोई भी इसमें छेड़छाड़ ना कर सके। तो आप जितना भी येलो वाला है वहां पे आप डेटा डालिए, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा और नीचे आपको फाइनल वैल्यू भी दिख जाएगी, यहाँ पे कितना फायदा आपको हो रहा है। वेल्थ गुरुजी आपके लिए बनाया गया है हमने, तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, आगे बात करने वाले हैं क्या कि YouTube के ऊपर जो कमेंट्स आती है ना, अच्छी अच्छी कमेंट्स आती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, वैसी कुछ कमेंट्स भी आज हम लेने वाला है। चलिए चलते हैं कमेंट्स के ऊपर में। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कमेंट आई है क्या, सर 3000 की SIP करनी है 10 साल के लिए, कौन कौन से फंड कितना कितना डाल दूं, क्या अच्छा रहेगा और कितना पैसा मिलेगा। एक सिंपल चीज बता देता हूं, मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स अभी जो चल रहे हैं जिसमें आप अपनी SIP कर सकते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे अच्छे फंड्स मैंने वहां पे दिखाए। वो वीडियो जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको कुछ फंड अगर मैं बता दूं तो HDFC फ्लैक्सी कैप है, क्वांट फ्लैक्सी कैप है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में थोड़ा सा पोर्शन 3000 अगर कर रहे हो तो 1000 रुपए फ्लैक्सी कैप के अंदर आप डाल सकते हैं। उसके अंदर बीच वाले जो और 1000 रुपए हैं वो आप स्मॉल कैप के अंदर डाल दीजिए, और बाकी के जो 1000 रुपए बच रहे हैं वो लार्ज एंड मिड कैप के अंदर 500 रुपए, और बाकी के जो 500 रुपए है उसको मल्टी कैप के अंदर डाल दीजिए। तो यहां पे आप इस हिसाब से SIP कर दीजिए, क्योंकि वेल्थ अगर जनरेट करना है ना वो तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही होता है, लार्ज कैप में कभी वेल्थ जनरेट नहीं होता है। लार्ज कैप इसलिए होता है कि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा मिटिगेट हो, इसके लिए हम थोड़ा सा पोर्शन लार्ज कैप का रखते हैं। दूसरा वीडियो देखते हैं, दादा केमोनाचे, आपका वीडियो पहले से बहुत प्रैक्टिकल हो गया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको और भी कुछ अपडेट चाहिए या फीडबैक है आपका कि वीडियो के अंदर कुछ और भी चीजें मिसिंग है, या वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर और कुछ इंप्रूव करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सर मैंने 5 लाख का कार लोन लिया है जिसका पहले EMI 7700 था, जो अभी बढ़ के 8300 हो गया, ऐसे में क्या करूं जिससे मुझे फायदा हो। देखिए कार लोन एक ऐसी चीज है, पर्सनल लोन एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप क्लोज भी कराना चाहते हैं तब भी क्लोज नहीं होगी, और क्लोज पे आपको पेनल्टी भी लगती है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है, मुश्किल चीज है। जब आप कार लोन लेते हो या पर्सनल लोन लेते हो तो शॉर्ट क्लोज कराने पे आपको काफी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो जो भी चल रहा है चलने देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना है वो बढ़ना ही है और वो आपको भरना ही पड़ेगा। ये होम लोन जैसा नहीं है कि होम लोन में प्री पेमेंट जो है फ्री है, तो प्री पेमेंट कर दोगे तो फास्ट खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक अच्छी चीज की है कि प्री पेमेंट को फ्री कर दिया। काफी सारी बैंक प्री पेमेंट होम लोन के ऊपर में फ्री देती है, कोई चार्ज नहीं लगाती है, इसलिए लोग फटाफट से होम लोन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी के मामले में टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, 5 साल की लोन होती है, इसके लिए यहाँ पे नहीं मिलता। और पर्सनल लोन में भी ऐसा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, तो इसके लिए वहां पे शॉर्ट क्लोज करने के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। और एक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, चिरंजीव का है 6%। मैंने एक वीडियो बनाया था SWP के ऊपर में, तो वो उसका कहना है कि 6% निकालने के बाद 6% कैसे री इन्वेस्ट होगा। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप SWP करते हो ना, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो
वो हाइब्रिड फंड के अंदर करते हो। और हाइब्रिड फंड का जो रिटर्न होता है वो हम लोग मान के चलते हैं कि SWP के दौरान जब आप रिटायरमेंट हो गए हैं उस दौरान वो रिटर्न 12% के आजू बाजू आपको मिल जाता है। अब वो 12% में जब 6% रुपया आप SWP के जरिए मंथली इनकम के जरिए निकाल लेते हो तो बाकी का जो 6% रुपया बचेगा वो उसके अंदर ही रहेगा, रीइन्वेस्ट मतलब उसी कॉर्पस के अंदर रहेगा और वो कॉर्पस को बढ़ाता जाएगा। ठीक है ना। तो आपका कॉर्पस भी धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस आपका वो जो 6% आपका पैसा निकला वो आपको एक फिक्स्ड इनकम भी देगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि 12% के दो भाग किए हैं, 6% आपने ले लिया और 6% उसी के अंदर रहने दिया जो आपका कॉर्पस को बढ़ा रहा है। सर आप डार्क स्क्रीन यूज किया कीजिए। अब मैंने डार्क स्क्रीन फुल्ली एक्टिव कर दी है, अब कोई भी वेब ऐप खोलूंगा तो पूरा डार्क ही दिखेगा। थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है यहाँ पे। यूनियन बैंक अलाउ करता है पार्ट पेमेंट को होम लोन के अंदर। देखिए आज के दिन में सभी बैंक जो होम लोन प्रोवाइड करती है, सभी बैंक जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट को अलाउ करती है बिना कोई चार्जेस के। लेकिन जब आप होम लोन कराने जाते हैं तब आप चार्जेस को वेरीफाई कर लीजिए, पूछ लीजिए कि चार्जेस फ्री है ना। कुछ केस में ऐसा होता है कि जब आप होम लोन लेने जाते हैं कभी कभी चार्जेस जो होते हैं मतलब प्री पेमेंट के जो चार्जेस होते हैं वो वहां पे होते हैं 0.1% या 1% रखा जाता है, वो आपको पता नहीं होता है। बाद में जब आप इंक्वायरी करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके तो चार्जेस है। लेकिन आज तक जब भी नई लोन आप होम लोन अप्लाई करने जाओगे तो मोस्टली गवर्नमेंट बैंक के अंदर में या प्राइवेट बैंक जैसे HDFC ICICI सब में प्री पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। फिर भी आप कंफर्म कर सकते हैं आपके बैंक वाले को पूछ के या होम लोन वाले को पूछ के कि इसके अंदर कोई प्रीपेमेंट का चार्जेस है या नहीं है। और एक कमेंट है यहाँ पे, क्या बैंक एडिशनल EMI की फैसिलिटी देता है होम लोन के ऊपर अगर आप होम लोन को शॉर्ट क्लोज करना या प्रीपेमेंट करना चाहते हैं? तो दोस्तों देखिए, होम लोन एडिशनल EMI का फैसिलिटी नहीं देता है, होम लोन प्री पेमेंट का फैसिलिटी देता है। प्री पेमेंट में आप जितना चाहे उतना अमाउंट प्री पेमेंट कर सकते हैं। आप एक EMI का जो अमाउंट है वो कर सकते हैं, 2 EMI का अमाउंट कर सकते हैं, 50,000 लमसम कर सकते हैं, 1 लाख रुपए लमसम आप उसके अंदर में प्री पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, वो अमाउंट ऐसा नहीं होता कि एक EMI एडिशनल दे दो, एक EMI का जो अमाउंट है वो आप डाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास इतने ही क्वेश्चन है यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जानने हैं तो कोई भी वीडियो के अंदर आप कमेंट करिए, हम वो कमेंट को जरूर से आंसर करेंगे हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ये कैलकुलेटर को दिखाइए, कैलकुलेटर डाउनलोड करवाइए और अपने आप उसको समझाइए कि क्या सिनारियो बनता है कि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, जब आप ये पैसे को थ्रू म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते हो, कहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है, कहाँ पे पैसा आपका ज़्यादा बचता है। तो ये सारी चीज़ें करके ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए लाइफ के अंदर, प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके लिए अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस हमको भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता हूँ और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय, जय हिंद।